दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज अरबी जो अदब है, अरबी लिटरेचर है, उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद ईसा हैं, जो कि आज इस मौजू पे हमको बहुत कुछ बतलाएंगे और इस अरबी लिटरेचर और हिंदुस्तानी अदब और हिंदुस्तानी लिटरेचर पे अरबी अदब का क्या असर है, अरबी अदब को आज के दौर में कैसे पढ़ने की ज़रूरत है, जो लैंग्वेज सीखने के नए नए जो टूल्स आ रहे हैं उसको कैसे अपनाया जाए, इन तमाम बातों को लेके हम मोहम्मद ईसा साहब से बात करेंगे। मोहम्मद ईसा साहब के बारे में बहुत छोटी सी जानकारी मैं दे दूं कि इन्होंने नदवा से पढ़ाई की है। नदवा जो लखनऊ में है, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, आलमियत की वहाँ से, और उसके बाद ये JNU में आए हैं अरबी पढ़ने के लिए। और JNU में उन्होंने BA पूरी की, ग्रेजुएशन पूरी की अरबी में, फिर उन्होंने MPhil किया, MA किया और PhD किया। और ईसा भाई जो हैं वो उन्होंने MPhil जो मकाला जो था, उन्होंने दारुल उलूम नदवा के जो स्कॉलर्स हैं, जो उलमा हैं, उनका अरबी लिटरेचर पे उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उनके क्या खिदमात रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने MPhil लिखा। और PhD का जो उनका काम था वो भी काफ़ी अहम था और उससे बहुत मिला जुला हुआ है। उन्होंने ये PhD में काम किया कि हिंदुस्तान के जितने भी राइटर्स हैं जो अरबी ज़बान को जानते थे, अरबी ज़बान में लिखते थे, उन्होंने जो अरबी अदब है उसमें उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशंस किया। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा स्पेशलिस्ट हैं लिटरेचर के, लिसानियात के, लिंग्विस्टिक के और अरबी लिटरेचर के। और इनके पास भरपूर तजुर्बा है, बहुत ज़बरदस्त ट्रांसलेशन भी करते हैं और बहुत सारे मैगज़ीन में इनके आर्टिकल छपे हुए हैं। अभी एक इनका मजमून है जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। मजल्ला अल आसिमा में इनका एक मजमून छपा हुआ है जो कि काफ़ी अहम है। और इसके अलावा ईसा भाई दर्स व तदरीस के साथ भी जुड़े हुए हैं। 2-3 साल 4 साल पहले ईसा भाई दुबई के एक ब्रिटिश स्कूल में अरबिक लिटरेचर और इस्लामिक स्टडीज़ को वहाँ पढ़ा चुके हैं। तो आप इन्होंने हिंदुस्तान को भी देखा है और बाहर की दुनिया भी देखी है। तो मैंने सोचा कि जो तालिबे इल्म को लैंग्वेज से सरोकार है, जो लैंग्वेज सीख रहे हैं, जो अरबी सीखना चाहते हैं, जिनका कहीं ना कहीं सरोकार हिंदुस्तान के दीगर ज़बान से है, तो ईसा भाई की गुफ्तगू उनके लिए काफ़ी अहम होगी। ईसा भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया, आपने हमको इसमें बुलाया और बोलने का मौका दिया। जी, तो क्या करें, हम सबसे पहले 2-3 सवाल को एक साथ हम ले लेते हैं। जैसे आपने MPhil आपका जो काम था कि दारुल उलूम नदवा जो है उसके जो राइटर्स हैं, मुसन्निफ़ीन हैं, उनके जो अदीब है, उनका कंट्रीब्यूशन अरबिक लिटरेचर में क्या था, और फिर आपने जो PhD में काम जो की कि उसमें पूरे हिंदुस्तान के जो स्कॉलर्स थे उनको देखा अरबी लिटरेचर में। तो आपकी क्या फाइंडिंग्स थी? बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में। देखिए, बेसिकली नदवे का जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे इंडिया में देखिए अरबिक तो बहुत पहले से पढ़ाई जा रही है। और सबसे पहले अरबिक ज़बान जो है ट्रेडर्स के थ्रू जो है, आप कह लीजिए कि साउथ इंडिया में और वेस्ट इंडिया में आई। स्पेशली जो मालाबार का रीजन है साउथ इंडिया में, वहाँ, और वेस्ट इंडिया में आपका गुजरात है, और उसके बाद फिर जो है थाने का एरिया है। यहाँ पे जो अरब ट्रेडर्स, स्पेशली यमनी और हज़रमौत वगैरह के लोग आते जाते रहते थे। तो और यहाँ पे मतलब तमिलनाडु में उन्होंने शादियाँ भी की हैं, और अरबों के और इंडियंस की शादी की वजह से वहाँ पे एक समझिए कि इतनी ग्रुप वजूद में आया जिसको लिब्बई बोलते हैं। और इसी तरीके से मालाबार रीजन में भी एक इतनी ग्रुप वजूद में आया जिसको क्या मालाबार नहीं, उनको बोलते हैं, देखिए उनको बोलते हैं हम चलिए बाद में आ जाएगा। तो उनका भी एक मतलब एक एथनिक ग्रुप है। हाँ, मपीला बोलते हैं उनको, मपीला बोलते हैं। तो अरबिक ज़बान का मतलब उसके बाद जो एक दूसरा जो मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो है एक बड़ा सा स्कॉलरों का एक ग्रुप आया था जो 711 के करीब करीब में था, और 2-3 डिकेड्स तक वहाँ पे रहा। तो एक अरबिक का एक माहौल बना था, और वहाँ पे लोग बोलते हैं कि जो वो लोग थे वो सब अरबी ही बोलते थे। उसके बाद फिर 10वीं सदी में जो है फिर एक बाकायदा एक सिलसिला शुरू हुआ, और जो मतलब अब तक वो सिलसिला जारी है, जो एक बड़े पैमाने पर है। जिसके बाद बहुत सारे मतलब उस ज़माने के हिसाब से जो मदरसे खुले थे, या जो आप कहिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, वहाँ पे अरबिक की तालीम बड़े पैमाने पर होती थी।
लेकिन जो वहाँ से लेके उस वक्त से लेके जब तक आप समझिए कि 1892 में जब नदवे के मूवमेंट की इब्तिदा होती है, मतलब जो अरब आए थे जाहिर सी बात तो उनकी तो बोलचाल की ज़बान थी। अच्छा, अरबिक के साथ ये हुआ कि कुछ दिनों के लिए अरबिक सरकारी ज़बान इंडिया में हुई, बाकी ज़्यादातर जो है कब की बात है? ये सल्तनत पीरियड में बोलते हैं लोग, कुछ दिन के लिए जो है बनाई गई थी। एग्जैक्टली मुझे वो याद नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे जो अरबिक पढ़ाई जाती है या सीखी जाती है, लोग ज़्यादातर जो है उनको अरबी आती है लेकिन वो बोलना नहीं जानते हैं। आएंगे इस पे आएंगे। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए कि एक चीज़ आपकी गुफ्तगू से बात बिल्कुल खुल के सामने आ गई कि मोहम्मद बिन कासिम और जो दीगर जो यहाँ पे हुक्मरान या यहाँ पे जो लोग आए हिंदुस्तान में मतलब हुकूमत करने के लिए, तो उनसे पहले मतलब अरबी ज़बान की तारीख़ है हिंदुस्तान में। तो इसको जो सो कॉल्ड एक कॉम्युनल हिस्ट्री है कि इन्वेडर्स हैं, ये है, इसको जोड़ के देखना ये ठीक नहीं है ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आप बता तो रहे हम ना आपको, साउथ इंडिया में स्पेशली केरला में जो है, जो मालाबार का रीजन है, मैं वहाँ गया भी हूँ और वहाँ से लोग बोलते हैं कि यमन बिल्कुल आपको नज़र नहीं आ रहा है लेकिन समंदर के उस पार यमन है, ठीक है। और उसको उस समंदर को भी बहरे अरब बोलते हैं, ठीक है, अरब सी बोलते हैं। तो उस लोग बोलते हैं बस आपको नज़र नहीं आ रहा लेकिन उस पार जो है यमन है। और दोनों लोगों, यमनी लोगों के और यहाँ के लोगों के मतलब रहन सहन में और सब में बहुत, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनके बीच में सकाफती ताल्लुकात, उनके बीच में जो तिजारत के जो ताल्लुकात थे बहुत पहले से, और इसी के थ्रू जो है जो अदब और लिटरेचर भी आया और उसको एक मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री के तौर पे उसको देखना ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जी जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताइए, मिडिवल हिस्ट्री में भी काफ़ी मैं देखता हूँ कि विवाद और बहुत सारी कंट्रोवर्सी है फ़ारसी और अरबी को लेके, और आजकल इस दूरी को भी बढ़ाने की बड़ी कोशिश की जा रही है कि फ़ारसी के अल्फाज अरबी से हटाओ या अरबी के अल्फाज फ़ारसी से हटाओ। तो ये इस कशमकश जो आजकल जो देखने को मिल रहा है, क्या पहले भी ऐसी बातें थी या आजकल कुछ ज़्यादा ही इसके बारे में उसको दो लैंग्वेज को अलग करने की कोशिश की जा रही है? अब देखिए, थोड़ा ईरान और अरब का अपना एक थोड़ा सा उनका जो भी एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट है, तो उसकी वजह से उनको लगता है कि भाई जब हम लोग अरब हमारे ऊपर हावी हुए तो उनकी ज़बान भी हमारे ऊपर हावी हो गई और फ़ारसी में जो है अरबी के बहुत सारे अल्फाज दर आए। तो उसकी मतलब ईरान में गाहे बगाहे ऐसी कोशिश होती है कि जो अरबिक के अल्फाज जिनकी जगह पे हम कोई दूसरा फ़ारसी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि समटाइम वो फ्रेंच का लफ्ज़ इस्तेमाल करना गवारा कर लेते हैं। और अरबी को मरसी भी उसकी एक मिसाल है, लेकिन वो अरबी को वो लेकिन ये कि एक दूसरा तबका भी है, वो बोलते कि नहीं भाई अब ये हमारी ज़बान। मरसी आप कहते हैं और शुक्रन से आपको परहेज है, लेकिन जब तशक्कुर कहते हैं तो ये भी तो अरबी का ही होता है। हाँ, वही मतलब ये उनको लगता है कि हमने इसको अपना फ़ारसी में वो कर लिया, फ़ारसी का मतलब ढांचा दे दिया, फॉर्म दे दिया। लेकिन लैंग्वेज में इतनी तंग नजरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जी, क्योंकि वो लैंग्वेज है, वो हर लैंग्वेज एक दूसरे को असर करती है। और ये कह देना कि अरबिक लैंग्वेज सिर्फ एक ही इलाके में के इसके से अल्फाज लिए गए, ये भी गलत है। सब लैंग्वेज धीरे धीरे अरबी ज़बान में कई सारे संस्कृत के लफ्ज़ हैं और दूसरी ज़बानों के लफ्ज़ हैं। अब तो खैर अंग्रेज़ी और लातीनी के तो बेशुमार अल्फाज हैं, स्पेशली तिब में और साइंस में तो बहुत बेशुमार अल्फाज हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ और आप ये बताइए कि मिडिवल पीरियड में बोलचाल की भाषा सरकारी ज़बान जो थी वो फ़ारसी थी, तो उस दौर में अरबी का क्या हालत था? मतलब सरकारी दर्जा तो मतलब जैसे देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की ज़बान अरबी नहीं रही, लेकिन जो स्कॉलर्स थे वो हमेशा जिनको फ़ारसी आती थी उनको अरबी भी आती थी। और स्पेशली जो लोग भी मतलब अपने आप को मुस्लिम कहते थे, तो उनके जितने भी रिचुअल्स हैं, नमाज से लेके और बाकी जितने भी रिचुअल्स हैं, सब वो अरबी ज़बान ही के मतलब बदौलत अंजाम पाते हैं। तो इसलिए अरबी सारे लोगों को आती थी, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन की जो ज़बान होती है वो नहीं बनी अरबी। अच्छा। बाकी उस ज़माने में काफ़ी बड़े बड़े स्कॉलर पैदा हुए, जैसे आप देखिए ये एक आला थानवी साहब हैं, इन्होंने जो किताब लिखी है कश्शाफ व इस्तिलाहातिल उलूम वल फ़ुनून, पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज़ की जाती है। और ये जो टर्म्स के ऊपर जो डिक्शनरी है, इसको पूरी दुनिया में, अरब दुनिया में जो लोग भी अरबी जानते हैं, इसको मतलब एक रेफरेंस बुक के तौर पे मानी जाती है। तो इस तरह के इंडियन स्कॉलर्स का मतलब स्पेशली हदीस में तो बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अरब उसको अभी भी मानते हैं कि जो हदीस में जो इंडियन स्कॉलर्स का जो कंट्रीब्यूशन है, और इन्होंने इवन जो मतलब शुरुआत भी जो लिखी, तो उसको अभी तक लोग सराहते हैं और मानते हैं कि इनका मतलब वो काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, तो एक चीज़ और आप बताइए कि
अरबी ज़बान में आपको क्या पहले के ज़माने में मतलब गैर मुस्लिम भी मतलब हिंदुस्तान में क्या वो भी उसको पढ़ते थे? क्या उसमें कोई बड़े शायर राइटर ऐसे हैं जो आपने जब अपनी तहकीक की उसमें आपने पाया, क्या ऐसा कुछ है? हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे उनका, मतलब चूँकि लिसानियात पर उनका काम नहीं था तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे प्रोफेसर, उनकी कई किताबें भी हैं, उनका वो बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और बाकी जो कुरान का ट्रांसलेशन है काफ़ी कई लोगों ने किया है, और बाकायदा इसके ऊपर एक पूरी किताब है जो एक आज़मी साहब ने लिखी है, और जामिया में वो इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर थे, पूरी किताब ही इसके ऊपर लिखी है कि मतलब आपको कहने का मतलब है कि ये अरबी ज़बान को भी ये ख़ास मज़हब से जोड़ना ये भी ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब कुरान के तर्जुमे बहुत सारे लोगों ने किए हैं, मतलब और जो इस तरह के जो मज़ामीन हैं, पंडित दिया शंकर नसीम और इस तरह बहुत सारे लोगों का नाम आता है जिन्होंने कुरान के तर्जुमे किया। कुरान जाहिर सी बात है अरबिक में है, तो अरबी से उन्होंने मतलब ट्रांसलेशन किया उसका, कुरान का किया। लेकिन आजकल देखिए कि आजकल मतलब लैंग्वेज को मज़हब का कलर दिया जा रहा है, और मुझे याद है 4-5 साल पहले एक जेएनयू में भी कई सारे प्रोटेस्ट हुए थे कि शायद यूपीएससी से, यानी जो सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसे फ़ारसी और अरबी को शायद हटा दिया गया था, एक मजमून के तौर पर हटा दिया गया था। तो ये भी बड़ी बदकिस्मती की बात है। अच्छा, तो एक चीज़ आप ये बताइए कि ये दारुल उलूम जो नदवा है जो लखनऊ में है, उनके कौन कौन से स्कॉलर्स हैं जिनको आपको लगता है कि उनका अरबी ज़बान में उनका बहुत बड़ा रोल है? देखिए, नदवे का एज ए मतलब आप समझिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बड़ा काम या एक अलग काम ये है कि इन्होंने मतलब अरबी को जो है एज ए मतलब आप समझिए कि एक ज़िंदा लैंग्वेज के तौर पर लिया, जिसमें यही नहीं कि जिसमें आपने कुछ पढ़ लिया हो और बोल ना सकते हो, बल्कि एक ज़िंदा लैंग्वेज के तौर पर जिसको बोला भी जा सकता है, जिसको पढ़ा भी जा सकता है, जिसको लिखा भी जा सकता है, जिसको सुना भी जा सकता है, जो मतलब एक किसी ज़बान ज़िंदा ज़बान की खुसूसियत होती है। तो उस ज़बान के तौर पर इन्होंने अरबिक को इंडिया में पढ़ाने की कोशिश की। नदवे का मतलब एक अलग काम ये है। तो इसकी वजह से उनको क्या करना पड़ा, जो जब ये इदारा मतलब वजूद में आया तो उस वक्त जो किताबें ज़्यादातर पाई जाती थी वो सब फ़ारसी में होती थी। मतलब अरबिक ग्रामर की किताबें थी, लेकिन चूँकि फ़ारसी का असर था और फ़ारसी सरकारी ज़बान थी, तो उसकी वजह से वो सारी किताबें जो मालाबुद्दम्मिन हो, पंजगंज, इस तरह की बहुत सारी किताबें हैं, तो वो अरबी ग्रामर की किताबें फ़ारसी में पढ़ाई जाती थी। तो इन लोगों ने ये कोशिश की, चूँकि अब फ़ारसी लोग कम समझते हैं, तो इन्होंने उर्दू में उन किताबों को लिखना शुरू किया, और बाकायदा एक पूरा सिलेबस जो है इन्होंने जो है कुछ अरबी की किताबें तैयार की और कुछ मतलब ग्रामर की किताबें उर्दू में तैयार की, ताकि लोगों को समझ में आए। तो उसमें कई सारे लोग हैं, स्पेशली शुरुआत जो है इसकी मतलब पहले डिक्शनरी लिख के और फिर अरबी में ग्रामर की किताब लिख के सैयद सुलेमान नदवी ने शुरुआत की थी। कोई 1912-10 के ज़माने में उन्होंने एक मतलब लुगात जदीदा के नाम से एक डिक्शनरी लिखी थी, 200 पेज या ऐसे 190 सफ़े की है। उसके बाद उन्होंने कवायद की भी किताबें लिखी, शायद 2 जिल्दों में है, पतली पतली सी किताब है। उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया, फिर अब्दुल्ला अब्बास साहब ने लिखी, फिर मुस्तफ़ा नदवी साहब हैं उन्होंने लिखी, अब्दुल माजिद नदवी साहब ने, हाँ, मुअल्लिमुल इंशा, फिर मौलाना राबे साहब ने, मतलब फिर एक सिलसिला शुरू हो गया, जो सिलसिला अब भी कायम है किसी न किसी हद तक। तो इस तरह से जो है। और अली मियां नदवी का नाम आपने नहीं लिया? हाँ, उनका नाम हमने इसलिए नहीं लिया कि उन्होंने ग्रामर और या उस तरह का उन्होंने बाकायदा जो जैसे मतलब फ़िक्र और उन्होंने मतलब नहीं उन्होंने लैंग्वेज के ऊपर भी काफ़ी किताबें लिखी जैसे, लेकिन उनका डायरेक्ट किताबें लिखी उसमें ग्रामर नहीं, जैसे क़ससुन नबीयीन है, ठीक है, तो लिटरेचर की बुक आप कह लीजिए, और या मतलब चिल्ड्रन लिटरेचर की किताब है। तो इस तरह से जो है एक मतलब एक समझिए एक हिसाब से नया माहौल बना, और फिर तो और उसके बाद बाकी तो आपको पता ही है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये एक मेरे दोस्त थे जो जेएनयू में वो पंचतंत्र जो है उसके ऊपर वो काम कर रहे थे अरबी ज़बान में, और वो कह रहे थे कि पंचतंत्र का भी ट्रांसलेशन जो है अरबी ज़बान में हुआ है। तो जो हिंदुस्तान की जो ज़बान है जैसे संस्कृत है, और उनकी जो मतलब नामचीन जो किताबें मशहूर किताबें हैं, उनका भी अरब के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी उसका ट्रांसलेशन किया। तो इस तरह के जो रवाबित थे इसके बारे में कुछ आप बताइए। नहीं, वो तो जो बैतुल हिकमा था, जो मतलब अब्बासिद पीरियड में जो था, जो मतलब एक हिसाब से अरबों का और इस्लाम का और हाँ, जो गोल्डन एज कहा जाता है, तो वहाँ पे तो हिंदुस्तान से बहुत सारे मतलब पंडित और जो पुरोहित और जो स्कॉलर्स थे वो बुलाए गए थे,
और उस ज़माने में जो है, और उनको बाकायदा ट्रांसलेशन के बदले उनको मतलब सोने दिए जाते थे, मतलब उसमें मुआवजे के तौर पर। तो बहुत बेशबहा मुआवजे दिए गए। कुछ उनके बारे में कुछ नाम हम कुछ आपको याद है? हाँ, उसमें बहुत सारी किताबों के तर्जुमे हुए, तो कलीला दिमना भी उसी में से एक किताब है इसका। तो कलीला दिमना असलन पंचतंत्र है। जी। अच्छा, अजीबोगरीब इसमें मसला ये है कि जो ओरिजिनल किताब है वो कहीं मिलती नहीं है, मतलब ओरिजिनल किताब मिलती है कि नहीं मिलती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो इसका ट्रांसलेशन है, मतलब जो यूरोपियन ज़बानों में भी तर्जुमा हुआ है वो अरबिक से हुआ, संस्कृत से नहीं हुआ। ठीक है। और अब्दुल्ला इब्न मुक़फ़्फ़ा जो इसके ट्रांसलेटर आप थे। ये कह रहे हैं कि इंडियन लैंग्वेजेस को भी यूरोप तक पहुंचाने का एक जो ब्रिज का काम किया, एक पुल का काम किया, अरबी ज़बान ने वो अरबी ज़बान का काम है। तो इसको जो टकराहट लोग दिखाते हैं भी गलत बात है। बिल्कुल गलत है। जी बिल्कुल जी गलत। जी जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये सिफर को लेकर और ज़ीरो को लेकर भी, और नंबर को लेकर 1 2 3 4 जो लेके, इसको भी लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है। और इंडिया में कहा जाता है कि 0 और 1 और ये सारी नंबर्स का खोज जो है हिंदुस्तान में हुआ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मैं सुनता हूँ कि ये सारी चीज़ें अरब के थ्रू यूरोप में पहुँची। तो इस पे कुछ रोशनी डालना चाहेंगे आप इसको? नहीं, इसमें तो बिल्कुल साफ बात है। इवन यूरोपियन एतराफ़ करते हैं कि मतलब सिर्फ जो भारत में जो नॉलेज था वही नहीं, बल्कि जो मतलब ग्रीक सिविलाइजेशन जो था, तो ग्रीक सिविलाइजेशन को रिवाइव करने में और ज़िंदा करने में, और फिर उसको आगे बढ़ाने में, और उसको मतलब आप समझिए कि तरक्की देने में, जो मतलब अब्बासी पीरियड में जो ये तर्जुमे का जो मूवमेंट चला, और जो इस तरह की जो मूवमेंट चली, तो उसको आगे बढ़ाने में अरबों का और मुसलमानों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उसमें जो मतलब स्पेशली तिब के बारे में कहा जाता है कि भारत से या हिंदुस्तान से बहुत सारे उस वक्त के तिब के माहिरीन गए थे, और उन्होंने जो है अपनी किताबों का तर्जुमा जो है वहाँ के मतलब अरबी ज़बान में किया था, और इसकी वजह से इंडिया का नॉलेज भी वहाँ पे पहुँचा था बड़े पैमाने पर। और उसमें तिब में भी और लिंग्विस्टिक में भी जो पाणिनी का नाम आता है, ठीक है, जो बड़े मतलब संस्कृत के बड़े ग्रामेरियन समझे जाते हैं, तो इन लोगों की किताबें भी वहाँ पे ट्रांसलेट की गई थी, और मतलब लोगों ने बाद में उससे फ़ायदा उठाया। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि बहर और काफिया और म्यूज़िक के भी हल्के में मैंने मैं कुछ पढ़ रहा था, तो मुझे ये पता चला कि जो 10वीं सदी के करीब में कोई ग्रामेरियन थे अरबिक ज़बान के, जिन्होंने बहुत सारे मीटर्स और पैटर्न दिए थे। तो वो कह रहे थे, कोई साहब कह रहे थे कि उन्होंने संस्कृत काव्य का और संस्कृत लिटरेचर का भी उन्होंने फ़ायदा उठाया। तो इसके बारे में कुछ कहेंगे आप क्या? अब इसके बारे में कोई मेरे पास तहकीक नहीं है, हो सकता है जी, मतलब वो ये कह रहे थे कि बहुत सारे जो मीटर्स बनाए थे उसमें से बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा, मतलब इस्तेफादा उन्होंने संस्कृत ज़बान से भी किया। जी। अच्छा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि मतलब मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। अच्छा। लेकिन एक बात तो थोड़ा सा मैं ये बता दूँ कि एक ताहिरा कुतुबुद्दीन नामी एक लेडी है, उन्होंने एक जो है अरबिक इन इंडिया, ठीक है, जर्नल ऑफ अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी में एक आर्टिकल लिखा। उसमें उन्होंने कहा था कि एक ब्रीफ पीरियड के लिए जो है संस्कृत को भी अरबिक स्क्रिप्ट में लिखा जाने लगा था, और सिर्फ संस्कृत ही नहीं बल्कि तमिल, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी तो अभी भी लिखी जाती है, पश्तू, इन सारी ज़बानों को अरबिक स्क्रिप्ट में लिखा जाता था इंडिया में, जिसमें से पश्तू अभी भी लिखा जाता है। पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहाँ पे पंजाबी अभी भी लिखी जाती है, उर्दू तो लिखी जाती है। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि मतलब संस्कृत भी अरबिक स्क्रिप्ट में कुछ दिनों के लिए लिखी जाती है। कब की बात है? उन्होंने मतलब टाइम फ्रेम तो उस पूरे आर्टिकल को देखना पड़ेगा, लेकिन ये कि उन्होंने मतलब ये आर्टिकल में लिखा है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, क्या हिंदू जो लोग हैं उनके जो मुक़द्दस जो किताबें हैं या जो मजहबी लिटरेचर हैं, उसमें क्या अरब के स्कॉलर्स थे, उनकी दिलचस्पी थी क्या? उसका हाँ, उस पर बाकायदा लोगों ने किताबें लिखी है, और बहुत ज़्यादा मेरे पास जहन में ताज़ा नहीं है, लेकिन महाभारत और रामायण सबका मतलब अरबिक में। तो क्या पहले फ़ारसी के लोगों ने सबसे ज़्यादा पहले दिलचस्पी दिखाई या अरबी के लोगों ने दिखाई थी? देखिए, वक्त में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। उसकी वजह ये है कि फ़ारसी यहाँ पे सरकारी ज़बान थी, और जो रूलर थे यहाँ के वो डायरेक्ट उनका टच था, मतलब दरबारी थे उनके, मतलब जो पुरोहित और पंडित जो थे उनके दरबारी थे। तो दरबारी होने की वजह से जाहिर सी बात उनका रब्त तो पहले बना, तो वो पहले करेंगे। और अरब जो है डायरेक्ट उनका इस तरह से मतलब संपर्क या रिलेशन नहीं था। और एक लेबनान के अभी जल्दी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है, तो उन्होंने मतलब सब कुछ का जो भी मतलब महाभारत, रामायण, गीता, सबका उन्होंने मतलब ट्रांसलेशन कर दिया।
और स्पेशली गांधी जी के ऊपर तो अब्बास महमूद अल-अक्काद ने बड़ी किताब लिखी है। और एक किताब मैंने नेहरू जी की भी अरबी में देखी थी, जेएनयू लाइब्रेरी में। हाँ, नेहरू जी और टैगोर के ऊपर पूरा वो है। बल्कि हमारे जेएनयू में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 2010 में, रिसेप्शन ऑफ टैगोर इन अरबिक लिटरेचर, तो उसमें लोगों ने बड़े बड़े मकाले पढ़े थे जिसमें टैगोर के ऊपर अरबिक लिटरेचर में काफ़ी काम हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, हम ऐसी बातें मैं मतलब ऐसे सुनते रहता हूँ चाय की दुकान पे, गुफ्तगू में, इधर उधर। कुछ लोग कहते हैं कि अरबी ज़बान के अंदर में वो लिटरेचर का दम नहीं है जो फ़ारसी ज़बान के अंदर में। तो ये ऐसा लोग क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि बड़े, अब जो पर्शियन है वो बहुत लंबी ज़बान है, बहुत सिविलाइज्ड हैं, और अरबिक लोग जो थे वो ये थे, मतलब ट्राइब्स थे, उनके पास वो चीज़ें नहीं है। और दूसरी तरफ मैं ये सुनता हूँ, कुछ ये कहते हैं कि जो कुरान का जो लैंग्वेज है, जो कुरान के अंदर में जो बलागत है, वो बलागत की सारी हदों को पार कर जाता है। तो दो अलग अलग चीज़ें मैं देखता हूँ इसमें। क्या आप क्या पोजीशंस लेंगे? देखिए, वो किसी का परसेप्शन हो सकता है, अदरवाइज अरबिक क्या है इसके बारे में तो बड़े बड़े ओरिएंटलिस्ट, मतलब पूरी लोगों ने ओरिएंटलिस्ट, फ़ारसी ज़बान है, इसके अंदर में आपको बहुत गहराई मिलेगी, बहुत लंबा सिविलाइजेशन है, उनकी जो तहजीब है बड़ी पुरानी है, और अरब को तो कुछ नहीं आता। अब देखिए, ये किसी का परसेप्शन हो तो अब मैं नहीं, उसको लेकिन आपने हाँ, देखिए बाकायदा लोगों ने जो है कई बड़े मतलब मुस्तशरीक़ीन हैं। एक का अरबी में ट्रांसलेशन वाली बुक का नाम याद है हमको, क्या नाम है उसका, शम्सुल अरबिया तस्तउ फिल आलम। ये एक मुस्तशरिक़ की, मतलब ओरिएंटलिस्ट की लिखी हुई किताब है, जिसका अरबिक में मतलब किसी ट्रांसलेटर ने वो किया है, और इंग्लिश नेम मैं भूल रहा हूँ। तो इसमें बाकायदा, और इसके अलावा सारे जितने भी, जैसे कार्ल ब्रोकलमैन है, जुर्जी ज़ैदान है, इस तरह के जो बड़े बड़े मतलब वो ओरिएंटलिस्ट हैं जिन्होंने मतलब जिनका अरबिक लैंग्वेज लिटरेचर पर काम है, इन लोगों ने मतलब खुले दिल से एतराफ़ किया है कि अरबी ज़बान एक मतलब एक अलग ही ज़बान है। और उसकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये बयान की जाती है कि जैसे कोई भी लैंग्वेज हो भाई, आज आप थोड़ी सी अरबी में मेहनत कर लीजिए, जो 1400 साल पहले अरबी बोली जाती थी उसको आप समझ सकते हैं, जबकि ये खुसूसियत किसी भी लैंग्वेज के साथ नहीं है। अरबी के अंदर में ये खुसूसियत जो मैंने पाया है कि आप उसका मखरज निकाल के उसके माने को जान सकते हैं, माने जान सकते हैं। उसके बाद जो इतना मतलब इसका जो साइंटिफिक हिसाब किताब है, ये तो मतलब अजब, मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं पाता ही नहीं कहीं पे। और इश्तिकाक का जो हिसाब किताब है, ज़ाहबा ज़ाहिबुन, मतलब एक लफ्ज़ आपको पता चल गया, एक पैटर्न पता चल गया, तो आप सब्जेक्ट है, डूअर है, मतलब सब कुछ। एक नूर से नार, नूर, तनव्वर, मुनव्वर, कितनी चीज़ों का। तो जो इस तरह की कुछ खुसूसियात है, और मतलब कोई बाहर नहीं, कुछ इंडिया ही में, जैसे देखिए एक जस्टिस करामत हुसैन कंतौरी है, इनकी किताब है फ़िक़्हुल लिसान, तो इन्होंने अरबी ज़बान के ऊपर, अरबी ज़बान की खुसूसियात के ऊपर 3 जिल्दों में बड़ी मोटी मोटी किताब 1915 में नवल किशोर ने छापा था लखनऊ से, ठीक है। तो वो 3 मोटी मोटी जिल्दों में सिर्फ अरबी ज़बान की खुसूसियात के ऊपर किताब लिखी गई है। देखिए दोस्तों, मैं भी मानता हूँ, जैसे मेरी ज़बान जो है, जहाँ से मैं आता हूँ भोजपुरी है, तो मैं ये मानता हूँ कि भोजपुरी ज़बान भी उतनी ही मीठी, उतनी ही प्यारी है जितनी हिंदी है, जितनी संस्कृत है, जितनी फ़ारसी है, जितनी अरबी है। तो ज़बानों के बीच में जो टकराहट, ये मामला ठीक नहीं है। ये सही नहीं, जी, ऐसा ये बातें ठीक ये नहीं है। ह्यूमन सिविलाइजेशन का पार्ट है, मतलब। और एक और चीज़ है कि कौन सी ज़बान, और कोई ज़बान किसी खास ग्रुप और किसी खास मजहब की नहीं होती, वो पूरी इंसानियत की होती है। और एक और चीज़ है कि ज़बान क्यों फ़रोग पाती है, उसमें किताबें ज़्यादा क्यों छपती हैं, ये बहुत हद तक सियासी पेट्रोनेज का भी मामला है। जी, आप देखिए, और स्क्रिप्ट बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बहुत लोग पूछते, अरे आप ज़बान बोलते हैं, आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है। ठीक है, स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन लोग बात तो कर रहे हैं, कम्युनिकेशंस तो कर रहे हैं। अच्छा ईसा भाई, एक चीज़ और बताइए, मैं शेल्डन पॉलक जो हैं, वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं संस्कृत के, शिकागो यूनिवर्सिटी में, तो उनका मैं एक लेक्चर सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि मतलब हिंदुस्तान की कोई भी ज़बान ले लीजिए, या ज़्यादातर ज़बानों को ले लीजिए, उसमें संस्कृत और फ़ारसी का असर आपको हर जगह दिखेगा। और मैं तो उसमें उन्होंने अरबी को क्यों नहीं इंक्लूड किया। अब अरबी के वर्ड, जैसे जब मैं अरबी थोड़ी बहुत सीखना आप लोगों से शुरू किया, तो जब मुझे मालूम हुआ कि मैदान, हवा, आपका कुर्सी, ये सब अल्फाज जिसके बगैर आप हिंदी बोल नहीं सकते हैं, ये सारी ज़बान अरबी से आई हुई है, तो फिर ये अरबी का जो असर है उसको उस तरह से तस्लीम क्यों नहीं किया जा रहा है। अब पता नहीं उन्होंने मतलब किस एस्पेक्ट, नहीं किस एस्पेक्ट, उनकी बात नहीं कर रहे हम। जी हाँ, एक इन जनरल असल इसमें कई सारी बातें हो सकती है, मुझे लगता है। जैसे देखिए, अल्फाज के हिसाब से तो अरबी ज़बान से बहुत सारे अल्फाज हमने लिए, जैसे अदालत है, अक्ल है, मंतिक है,
और मतलब बेशुमार दीन है, दुनिया है, कलाम है, फसाद फैला रहे हो, मतलब ये सारे फुर्सत में हो, तो ये मतलब शामत आ गई है। हाँ, किताब, कमीज़, कलम, कुर्सी, तो ये सारे हम ले रहे हैं फ़ारसी से। शामत फारसी या अरबी है? शामत आ गई मेरे ख्याल से, देखिए रूट हो सकता है अरबिक हो, लेकिन ये फ़ारसी तरकीब से ही मतलब यूज़ करते हैं। तो हमको लगता है कि चूँकि अरबिक का जो लैंग्वेज की जो फैमिली है ये सेमेटिक फैमिली से आ रही है, ठीक है, और पर्शियन जो है इंडो आर्यन, मतलब जो परसो आर्यन बोलिए, ये जो आर्यन फैमिली से पर्शियन का ताल्लुक़ है, और जो इंडियन ज़बानें हैं उन सब का भी आर्यन फैमिली से ताल्लुक़ है। तो वो इसलिए वो बोल सकते हैं कि योगदान या कंट्रीब्यूशन या असर इम्पेक्ट है या नहीं है। लेकिन जहाँ तक अल्फाज का मसला होता है, अभी भी यूरोपियन लैंग्वेजेज़ में इंक्लूडिंग आप समझ लीजिए स्पेनिश, पोर्टुगीज़ और इंग्लिश, और स्पेनिश में स्पेशली कि इसलिए कि अंदलुस में मतलब मुसलमानों की हुकूमत रही है, और पुर्तगीज़ में 2500 से ज़्यादा अल्फाज हैं जो साइंस में, एस्ट्रोनॉमी में यूज़ होते हैं, वो अरबिक के हैं। आपने एक बार बताया था जो सिरप है वो भी शराब से बना हाँ, सिरप शराब से बना है। आप देखिए कॉटन बोलते हैं, कुतुन है अरबिक का और ओरिजिनल लफ्ज़ सिर्फ, ठीक है। अमीरुल बहर बोलते हैं, एडमिरल है। साबुन भी तो है। हाँ, साबुन है, साबुन से सोप हो गया। हाँ, और उसके वजह से अमीरुल बहर अरबी में बोलते हैं, एडमिरल हो जाता है इंग्लिश में, ठीक है। कुतुन है अरबिक में, वो कॉटन हो जाता है आपके इंग्लिश में आके। कहवा अरबिक में, वो कॉफ़ी हो जाता है। इस तरह के मतलब 10 अल्फाज हैं जो मतलब इस्तेमाल होते हैं अरबिक में और यूरोपियन लैंग्वेजेस में। तो ये इसमें लैंग्वेज फैमिली का हिसाब किताब हो सकता है, उनके कहने का मतलब इस मतलब कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, इसलिए कि अरबिक का ग्रामर का पैटर्न अलग है, फ़ारसी का और इंडियन लैंग्वेजेस का अलग है। जी 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 जी। अच्छा ईसा भाई, एक चीज़ ये बताइए कि आप मदरसा में भी पढ़े हैं, आप यूनिवर्सिटी में भी पढ़े हैं, JNU में पढ़े हैं, आप बाहर भी आपने पढ़ाया है और बाहर की आपने दुनिया देखी है। तो जो टीचिंग का मामला है, जैसे मैं भी देखता हूँ कि जब मैंने कुछ मदारिस में पढ़े हुए कुछ दोस्तों से मैंने कुछ मदद ली कुछ जानने के लिए, तो उन्होंने पहले कहा कि तमरीनुन नह ले लो, तमरीनुन सर्फ ले लो और उसको गर्दान को करो, फाला फाला फालू करो। लेकिन मैं जो मॉडर्न मेथोडोलॉजी जो देखता हूँ तो वो कहते हैं कि ग्रामर से और दिमाग से अगर आप लैंग्वेज सीखेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, सुनना ज़्यादा अहम है। तो आप इस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? सही बात है, ये मतलब एक कहीं ना कहीं एक तजर्बे से साबित बात है। आप टीचर भी जरा बताइए। एक बच्चा जो है, एक बच्चा ज़बान बोलना सीखता है तो वो किसी स्कूल में नहीं पढ़ता है या किसी किताब को रट के नहीं पढ़ता है, बल्कि वो अपने माँ बाप से या भाई